नेक्स्ट आता है पार्ट नंबर 2 आपका। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 के अंदर एक आता है कौटिल्य। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है भाई कौटिल्य कौन था? कौटिल्य कौन था? ठीक है, इसका दूसरा नाम है चाणक्य और इसका वास्तविक जो नाम है वो है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। और इनके द्वारा जो लिखी हुई पुस्तक है उसका नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, आज के दिन हम इसे इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब आज के वर्तमान समय की जो इकोनॉमिक्स है और प्राचीन समय की जो अर्थशास्त्र है, दोनों के अंदर बहुत ज्यादा अंतर पाया जाता है। क्योंकि आज के जो इकोनॉमिक्स का अर्थ होता है कि पैसे के लेन देन के बारे में। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो इकोनॉमी है, हमारे पास जो पैसे आते हैं वो कहाँ से आते हैं, किसके पास कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, लेकिन जो विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखी हुई थी उसके अंदर लिखा गया था कि जो राजा है, राजा ने अपनी प्रजा पर किस प्रकार से शासन करना है, यानी कि राजनीतिक गतिविधियां उसके बारे में लिखे गए थे। यानी कि वो नियम लिखे गए थे, वो सिद्धांत लिखे गए थे कि राजा किस प्रकार से अपनी प्रजा पर शासन करता है और किस प्रकार से उन पर अपना कंट्रोल रखता है। ठीक है, राजा के क्या नियम है, सैनिकों के क्या नियम है, उनकी प्रजा के क्या नियम है, कितना कर है, कहां से वसूल करना है, क्या टैक्स है अपना। ठीक है, ये सारा लिखा गया था उस समय की जो अर्थशास्त्र है, चाणक्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र उसमें। ठीक है, आज हमारी इकोनॉमिक्स जो है वो बिल्कुल अलग है इससे। ठीक है, ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में एक मंत्री कह लें। ठीक है, उस समय एक मंत्री पद पर भी था और राजकवि पद पर भी था, राजा का कवि। ठीक है, और मंत्री मतलब यानी कि जो उनका मंत्री परिषद होता है, मंत्री परिषद मंत्रिमंडल एक ही बात है। जैसे आज के दिन हमारी जो सरकार है उसके अंदर एक प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और उसके नीचे कैबिनेट मंत्री होते हैं और उसके नीचे अपने एमएलए होते हैं। यानी कि एमएलए मतलब वो सारे सदस्य जो किसी एक लोकसभा क्षेत्र से जीते हुए होते हैं। ठीक है, तो उस समय जो साम्राज्य होता था उसका क्षेत्र भी बड़ा होता था। अब ये तो है नहीं कि राजा हर जगह पर अकेला पहुंच जाएगा या अकेला राजा ही उस पर अपना अधिकार है, यानी कि जो शासन व्यवस्था है उसको देख लेगा। ठीक है, यानी कि हर एक राजा के अलग अलग अपने मंत्री होते थे। ठीक है, वो मंत्री एक छोटे से कस्बे, जैसे मान लो ये एक कस्बा है, इधर एक कस्बा है, इधर एक कस्बा है, एक इधर कस्बा है। ठीक है, एक ये मान लो उधर राजधानी है, राजधानी के अंदर राजा रहता था, कस्बा के अंदर सूबा या कस्बा एक ही बात है। इसे कई जगह आपको सूबा भी लिखा हुआ होगा। ठीक है, सूबे का जो अध्यक्ष जो होता था, प्रमुख जो होता था, उसे सूबेदार कहा जाता था। ठीक है, आज के दिन अपने जो मिलिट्री के अंदर ये पद दे रखा है। ठीक है, सूबेदार या फिर इसका दूसरा वर्ड मीनिंग मिलेगा सरदार। सरदार मतलब उस क्षेत्र का प्रमुख व्यक्ति, उस क्षेत्र का मुखिया। ठीक है, और वे जो मुखिया होते थे वो मंत्री होते थे, मंत्री राजा के नीचे काम करते थे। ठीक है, तो इनकी जो इकोनॉमिक्स जो पुस्तक थी, अर्थशास्त्र जो पुस्तक थी, उसके बारे में बता रखा है कि राजा किस प्रकार से अपने मंत्रियों पर कंट्रोल करता था, नियंत्रण रखता था, और मंत्री किस प्रकार से अपनी प्रजा पर या फिर जिस क्षेत्र के जो अध्यक्ष होते थे, राजा जो होते थे, वो अपनी प्रजा को किस प्रकार से खुशहाल रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा वो आता है भाई प्राग प्रस्ती। प्राग प्रस्ती
ठीक है। ये जो प्राक प्रस्ती है ये भी एक पुस्तक है, उस समय में लिखी हुई एक पुस्तक थी। इसके अंदर क्या था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य जो था, सॉरी समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त नहीं था, समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त का जो राजकवि था हरिसेन, उन्होंने अपने राजा समुद्रगुप्त के बारे में, प्राक प्रस्ती एक पुस्तक का नाम था जो समुद्रगुप्त के शासनकाल में लिखी गई। हरिसेन उसका राजकवि होता था। राजकवि जो हरिसेन था उन्होंने अपने जो राजा था समुद्रगुप्त उसके बारे में लिखा। तो सीधी सी बात है कि भाई जो राजकवि होते थे उनको इनाम चाहता, वो इनाम चाहते थे राजाओं से। जब राजाओं से इनाम चाहेंगे तो क्या करेंगे, अपने राजा की प्रशंसा करेंगे। ठीक है। और इस पुस्तक के अंदर भी वही बात लिखी गई है। राजा समुद्रगुप्त का जो कवि है हरिसेन वो बताता है कि पृथ्वी पर समुद्रगुप्त का कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। प्रतिद्वंदी मतलब शत्रु नहीं था। या तो वो सबसे अधिक शक्तिशाली था इसलिए शत्रु नहीं था, या फिर वो सभी से मिलजुल कर रहता। ये भी बात हो सकती है भाई, मिलजुल कर रहते होंगे, या फिर उससे ज्यादा कोई शक्तिशाली नहीं था इसलिए वो उसका कोई दूसरा प्रतिद्वंदी यानी कोई दूसरा शत्रु नहीं था। ठीक है। तो इस हरिसेन ने अपने राजा जो समुद्रगुप्त राजा है उसके बारे में लिखा है। ये जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई है, 33 लाइनों में लिखा गया है। कई बार ये 1 नंबर 2 नंबर में पूछा जाता है कि भाई जो प्राक प्रस्तित है वो उनकी जो भाषा है यानी कि वो किस भाषा में लिखी गई है, जो वो है संस्कृत भाषा में। कितनी लाइनों में लिखी गई है, वो है 33 लाइन। ठीक है। किसके द्वारा लिखी गई है ये बता दिया, हरिसेन किसके बारे में लिखा गया है ये बता दिया, इसके बाद इसके अंदर लिखा क्या गया है वो बता दिया। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपने 2 बार पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को अपने अच्छे से याद करना है, अच्छे से देखना है। ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है प्रभावती। प्रभावती कौन थी? जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे कि प्रभावती कौन थी तो आपको सीधा सा समझ आ जाता है कि भाई प्रभावती किसी मतलब व्यक्ति का नाम था या फिर स्त्री का नाम था। ये आगे पढ़ेंगे तब बताएंगे भाई कौन था, जेंट्स था या फिर फीमेल। ज्यादातर नाम से समझते हैं कि प्रभावती एक लेडीज नाम है। ठीक है। तो ये कह रहा है कि प्रभावती चंद्रगुप्त मौर्य जो द्वितीय है, यानी कि द्वितीय मतलब प्रथम चंद्रगुप्त, द्वितीय तृतीय यानी कि पहला चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसका बाद जो दूसरा आया वो दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस प्रकार से। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है जो द्वितीय था यानी कि दूसरे नंबर वाला जो था उसकी एक पुत्री थी जिसका विवाह वाकावाट में हुआ था। ठीक है। ये अपने इतिहास में या इस चैप्टर में इसका नाम क्यों लिया गया है, क्योंकि ये एक पहली ऐसी महिला थी जिसने भूमि अनुदान भी दी थी, यानी कि भूमि का अनुदान दिया था, दान दिया था। ठीक है। इसलिए हम अपने इतिहास में इस प्रभावती के बारे में पढ़ते हैं। तो इससे क्वेश्चन ये भी बनता है कि भाई कौन कहता है कि उस समय जो प्रमुख कार्य थे वो केवल राजा ही करते थे या फिर सैनिक या फिर पुरुष ही करते थे। ठीक है। तो ये उसके विरोधाभास में लिखा जाता है कि अगर ये पूछ ले कि भाई केवल उस प्राचीन समय में केवल जो दान देने का काम था वो केवल पुरुष व्यक्ति ही करता था यानी कि मेल व्यक्ति ही करता था, बाकी फीमेल जो होते थे वो नहीं कर सकते थे। तो हम इसके बारे में देखेंगे कि प्रभावती जो थी वो फीमेल होने के बाद भी उन्होंने अपनी जो भूमि थी वो अनुदान की। ठीक है। तो इस बारे में ये नेक्स्ट जो आता है एक टॉपिक आता है आपका कृषि। जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है भाई राजा, किसान और आरंभिक राज्य। ठीक है। तो प्रारंभ में ये राज्य में गुप्त काल, गुप्त वंश, शक वंश, ठीक है, पांड्य,
चेल, राष्ट्रकूट, ठीक है, ये सभी। तो नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन आपका आता है वो ये है कि भाई उस समय राजा जो थे उस समय कृषि जो थी वो किस प्रकार से की गई। तो सीधी सी बात है, जैसे आपने पहले और क्लासों में पढ़ा होगा कि पहले प्राचीन समय में जो कृषि की जाती थी वो केवल बारिश पर, वर्षा पर निर्धारित होती थी। पहले स्टार्टिंग की बात करें तो लोग झूम की खेती करते थे। झूम मतलब एक स्थान पर खेती की, उसके बाद उसे खाली छोड़ दिया, किसी दूसरे स्थान पर चले गए, जंगलों को साफ किया, वनों को साफ किया, फिर वहां पर एक साल 2 साल कृषि की, फिर उसे छोड़ करके फिर आगे बढ़ गए। ठीक है, तो पहले जो कृषि की जाती थी वो नॉर्मल तरीके से की जाती थी, यानी कि जंगल साफ के बीज पौधे, बीज बोए नहीं जाते थे, छिड़के जाते थे। वर्षा हो गई, पानी मतलब सिंचाई, उस समय जो सिंचाई का जो प्रमुख साधन था वो वर्षा था। वर्षा से वो सिंचाई की जाती थी, तो वर्षा हो गई तो कुछ फसल हो जाती थी, वरना नहीं। तो ये कह रहा है कि कृषि के अंदर जैसे अनेक से परिवर्तन हुए। वो परिवर्तन क्या है? नंबर 1, हल का प्रयोग। ठीक है, यानी कि बीज बोने से पहले अपने खेत की जुताई करने के लिए हल का प्रयोग करने लगे किसान। आपको पता है कि जैसे आप बेसिक सी बात है कि आज के दिन अगर हम फसल बोते हैं अपने खेतों में, अगर खेती करते हैं तो उससे पहले कि हम अपने खेतों को अच्छे से जुताई कर देते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि जितनी जुताई करेंगे कि हम मानते हैं कि उतनी ही अधिक फसल को उत्पादन होगा। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट जो आता है नंबर 2, सिंचाई का प्रयोग। ठीक है, पहले सिंचाई जो होती थी केवल वर्षा से होती थी। ठीक है, अब जो है सिंचाई के अनेक साधन उपलब्ध हो गए। कैसे? नहर से, नदियों से, कुओं से, नलकूपों से, यानी कि इन किसी भी एक साधन का प्रयोग करके सिंचाई का काम करना शुरू कर दिया। नंबर 3, बीजों की बिजाई करने लगे। बीजों की बिजाई, जैसे ही कृषि क्षेत्र में हल का प्रयोग किया जाने लगा, जो बीज पहले हम छिड़क कर बोते थे, ठीक है, जो छिड़क कर जो बीज बोते थे उसको हम बीजों को बोना शुरू कर दिया। ठीक है, अब बोना शुरू करेंगे तो सीधी सी बात है भाई, पहले कहीं पर छिड़का जाए कहीं पर नहीं। अब बीज जो है हमारे लाइन से बिजाई करने लगे, तो लाइन से बिजाई करेंगे तो माना जाता है और इसका परिणाम भी निकला है कि जो फसल है उसमें वृद्धि हुई। अब फसल में जैसे ही वृद्धि हुई, किसान खुश होने लगे, प्रसन्न होने लगे। ठीक है, अब राजा को पता लगने लगा कि भाई जो हमारी खेती पहले मानो कि 1 बोरी या 2 बोरी होती थी, ठीक है, अब राजा को पता लगने लगा कि भाई अब हमारे खेत में हल के प्रयोग से, सिंचाई से, बीजों की बिजाई से, अनेक तकनीकियों से हमारे खेत में जैसे मान लो 10 बोरी होगी। ठीक है, तो राजा ने पहले जो कर था वो इन 2 बोरियों के हिसाब से लगा रखा था, जो टैक्स होता था उस समय। ठीक है, अब किसान के खेत में 10 बोरी उत्पन्न होने लगी। जैसे ही 10 बोरी उत्पन्न होने लगी, किसान प्रसन्न होने लगा। जैसे ही किसानों की ये बात राजा तक पहुंची, राजा ने अपने कर बढ़ाने शुरू कर दिए। ठीक है, तो जैसे ही कर बढ़ाना शुरू किया, दोबारा से वही स्थिति आ गई। तो इसमें एक प्रश्न ये भी बनता है कि छठी स्थिति, चौथी से छठी जो सदी होती थी उस तक राजा तथा किसान के बीच संबंध कैसे होते थे, यानी कि उनके बीच जो आपस की जो संबंध थे वो किस प्रकार के। तो सीधी सी बात है, राजा का काम था अपनी आमदनी अधिक करना, किसान का काम था अपनी आमदनी अधिक करना। राजा अगर अपनी आमदनी बढ़ाना चाहता है तो टैक्स बढ़ाएगा, टैक्स बढ़ाएगा तो मार किस पे जाएगी? किसानों पर। किसान अगर अपनी आमदनी बढ़ाना चाहता है तो क्या करेगा? टैक्स को
कम से कम करवाना चाहेगा। अब कम से कम करवाएगा तो फिर दिक्कत किसको आएगी? राजा। ठीक है, तो ये माना जाता है कि जो राजा और किसान के बीच जो संबंध थे वो अच्छे नहीं थे, यानी कि राजा से किसान खुश नहीं थे। ठीक है, क्यों खुश नहीं थे? क्योंकि वो मानते थे कि हमारे ऊपर जो टैक्स है वो अधिक लगाया गया है। ठीक है, एक लास्ट और क्वेश्चन बता देते हैं इसका। वैसे तो आपका ये चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है, तो अब थोड़ा इतना ही करेंगे। एक ये पूछ रहा है भाई कि गुप्त काल के जो समितियां जो थी, चंद्रगुप्त मौर्य की लगा ले या अशोक की लगा ले, ठीक है, उन समितियों का क्या काम था? समितियां, जो समितियां जो होती थी उस समय की, तो समितियां मतलब समूह बना रखे थे इन्होंने। जैसे आप अपने घर परिवार में जब शादी का माहौल होता है तो आप देखते हैं कि सभी को अपने अपने काम निर्धारित करते हैं। ठीक है भाई, जैसे आपने किसी गेस्ट को संभालना है, आपने भाई वहां देखना है, आपने वहां देखना है। ठीक है, जैसे आज हमारे जो सरकार के अनेक पद हैं, सरकार की जो अनेक पद है, कर्म व्यवस्था है, ठीक है, उसी प्रकार से राजाओं के मंत्रिमंडल के बाद आती थी इनकी समितियां। इन समितियों को उनके अनुसार अलग अलग काम दिया गया था कि किस समिति को क्या काम दिया गया था, वो इसमें बता रखा है। ये आपकी 8 समिति होती थी। पहली समिति, दूसरी समिति, ठीक है, इस प्रकार से 8 होती थी। ठीक है, तो ये आपने पढ़ना है बड़े ही अच्छे से। एक आएगा चंद्रगुप्त मौर्य की विजय, ठीक है, और एक जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, राजा अशोक के शासनकाल में जो पुस्तकें लिखी गई थी वो किस लिपि में लिखी गई थी? वो लिपि थी खरोष्टी, खरोष्टी लिपि। ठीक है, और ब्राह्मी भाषा, पाली भाषा, ये भी आएगा। तो उस समय जो लिपि थी वो खरोष्टी लिपि थी। इस खरोष्टी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा? 1834 में प्रिंसिपे ने, ठीक है, ये एक उस समय का अंग्रेज इतिहासकार था जिसने सबसे पहले 1834 में प्रिंसिपे ने इस लिपि को पढ़ा। लिपि को क्या मतलब? अभिलेखों को पढ़ा। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर था आपका ये। हम मानते हैं कि आप बड़े अच्छे से समझ पाए होंगे और बड़े अच्छे से इसको करेंगे आगे भी। ठीक है, और ये अपना जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है इसके अंदर, तो आराम से पढ़ना है। किसी की कोई दिक्कत रहेगी तो वो आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि राजा अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है, वो है अपनी खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी भाषा, पाली भाषा, संस्कृत भाषा। ठीक है, ये अनेक राजाओं की अपनी अपनी अलग अलग थी। ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस साइड से किस साइड लिखी जाती थी। जैसे आज इससे पहले हड़प्पा सभ्यता में आया था कि दाएं से बाएं लिखा जाता था, तो ये बाएं से दाएं। ठीक है, जैसे अपना जो आज के दिन हम लिख रहे हैं बाएं से दाएं, इस प्रकार यहाँ बाया इधर राइट हैंड की तरफ चलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से लिखे जाते हैं। तो आपका मैंने चैप्टर करा दिया है, ठीक है, बाकी आगे देखते हैं।